तैयार। शुरू करिए। हेलो, गुड डे। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि विल बी स्टार्टिंग टुडे द यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड इट्स प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है? मैक्सवेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया। मैक्सवेल्स इक्वेशंस हम लोग डेवलप करेंगे और ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थियरीज थी उन्हीं पर आधारित है। कुछ कंट्रीब्यूशन भी इनके हैं, उन कंट्रीब्यूशन को हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो मैक्सवेल्स के चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस बनते हैं। ये चार है। तो पहले कुछ नई बातें जानने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर। चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर। और जब कंडेंसर को चार्ज करते हैं तो उसमें हमें एक नई चीज पता चलती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी करंट का नाम आपने सुना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम नहीं सुना होगा। तो एक नई तरह का करंट है जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। कब उत्पन्न होती है, किसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं? तो उसके लिए एक घटना है, चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर यूजिंग ए डीसी सोर्स। डीसी सोर्स की सहायता से जब कंडेंसर को हम चार्ज करते हैं तो पाते हैं कि कंडेंसर जब चार्ज होता है तो उसे एक चार्जिंग करंट बहती है और ये चार्जिंग करंट नापा गया है एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ एन एमीटर। ऐसे ही चार्ज कंडेंसर जब डिस्चार्ज करता है तो सर्किट से होकर के एक डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करती है और इस डिस्चार्जिंग करंट को भी नापा गया है विद द हेल्प ऑफ एन एमीटर। प्रश्न ये उठता है, डीसी सोर्स से हम चार्ज कर रहे हैं और कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स जो होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यदि है तो दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से आइसोलेटेड है, दोनों के बीच में दूरी होती है और हम करंट बहने के लिए जानते हैं कि एक आवश्यक कंडीशन है, देयर शुड बी कंटिन्यूटी। यदि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो धारा नहीं बन सकती है। तो कंडेंसर के प्लेट्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में करंट कैसे बह पाती है, इसको ज़्यादा अच्छी तरह और अप्रिशिएट कर पाएंगे यदि हम इसका सर्किट बना लें। These are the plates of a capacitor and this plate has been connected to the positive electrode of the battery। डीसी सोर्स से चार्ज करते हैं और डीसी सोर्स से चार्ज भी किया जाता है कंडेंसर को। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर यूजिंग ए डीसी सोर्स। ये इंटरमीडिएट में आपने कुछ पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो पॉजिटिव प्लेट को हम इसको इस प्लेट से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कंडेंसर के इस प्लेट से जोड़ दिया और सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम इस प्लेट से जोड़ देते हैं। आपको सर्किट के अंदर एक स्विच लगा होगा, जब स्विच ऑन करेंगे तो कंडेंसर चार्ज करना शुरू करेगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फिर डिस्चार्ज भी जब होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए भी या चार्ज होने के लिए, धारा बहने के लिए सर्किट कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं जो प्रॉब्लम आपके सामने उठा रहा हूँ वो ये है, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज ए सोर्स, डीसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल V। मान लो करंट यहां से चलना शुरू करती है, ऐसे जाएगी, यहां आ गई, अब करंट यहीं रुक जाएगी, ये यहां से यहां जा नहीं पाएगी। देयर इज एन आइसोलेशन, द सेपरेशन, द ब्रेक, द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज देयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो कंडेंसर के दोनों प्लेट्स चूंकि आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से अलग हैं,
तो धारा उनसे नहीं बह सकती है। धारा बहने के लिए कंटिन्यूटी शुड बी देयर। ये तार यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है तो इसमें धारा बहेगी, लेकिन वो धारा बह नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो इसलिए फिर आगे धारा नहीं बह सकती। लेकिन प्रैक्टिस में हम लोगों ने देखा है कि डीसी सोर्स की सहायता से, जिसका पोटेंशियल V है, किसी कंडेंसर C को, कैपेसिटर C को चार्ज करें तो कंडेंसर चार्ज हो जाता है, और कंडेंसर चार्ज होता है तो एक चार्जिंग करंट बहती है, और उस चार्जिंग करंट को यदि सर्किट में अमीटर यहाँ लगा लिया जाए तो उस अमीटर की सहायता से द वैल्यू ऑफ द चार्जिंग करंट कैन बी मेजर्ड। वो मैं अभी नहीं शो कर रहा हूँ, आप जानते हैं। देयर इज ए चार्जिंग करंट एंड द चार्जिंग करंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन अमीटर। फिर सर्किट में हमने एक स्विच भी रख रखा है, स्विच ऑन करेंगे तो फिर कंडेंसर चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, विकट समस्या थी। डीसी सोर्स की सहायता से कंडेंसर को हम चार्ज करते हैं और एक धारा बहती है। और धारा कब तक बहती है? धारा तब तक बहती है जब तक कि कंडेंसर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता, और जैसे ही कंडेंसर के प्लेट्स चार्ज हो जाते हैं धारा का बहना बंद हो जाता है। देयर इज नो चार्जिंग करंट नाउ। मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। स्विच ऑन करते ही कंडेंसर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज लोड होने लगते हैं। चार्ज लोड होने के कारण एक चार्जिंग करंट बहना शुरू कर जाती है, और उस चार्जिंग करंट को विद द हेल्प ऑफ एन एमीटर नापा जा सकता है। और तब तक ये चार्जिंग करंट बहती है जब तक कि कंडेंसर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। फिर कंडेंसर को यदि हम डिस्चार्ज करें तो कंडेंसर डिस्चार्ज होता है, चार एक एक करके घटने लगता है कंडेंसर के प्लेट के ऊपर, और चार्ज घटता है तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडेंसर के प्लेट के बीच की घटती है, और तब तक इसी को कहते हैं डिस्चार्जिंग करंट कैन अगेन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एमीटर। और यह डिस्चार्जिंग करंट भी तब तक बहती है जब तक कंडेंसर फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो दो परिस्थितियां हैं। इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो सर्किट आपने बनाई है, इस सिस्टम से करंट, चार्जिंग करंट बहती है जब तक कंडेंसर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता, और उचित परिपथ यदि प्रोवाइड किया जाए तो ये चार्ज कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो इससे डिस्चार्जिंग करंट एक बहती है। यह डिस्चार्जिंग करंट लास्ट टिल द कंडेंसर इज फुल्ली डिस्चार्ज। कंडेंसर जब तक फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो जाता है तब तक डिस्चार्जिंग करंट बहती है। कंडेंसर जब तक फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता है तब तक चार्जिंग करंट बहती है। तो ये प्रक्रिया समझ में आई नहीं कि करंट कैसे बहेगी भाई? ये कंडेंसर के दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग है, आइसोलेटेड है, बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सर्किट इज ब्रोकन, द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। एक बल्ब को जलाना चाहो और बल्ब जलाते समय तार टूट जाए तो बल्ब जलता है क्या? नहीं टूटता है, नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि तार टूट गया, तार के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए बल्ब नहीं जल पाता है। और जैसे ही तार को जोड़ दिया जाए, तार को कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर बल्ब जलने लगता है। तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। कंडेंसर का प्लेट है, या तो कंडेंसर के प्लेट दोनों को आपस में मिला दिया जाए, सटा दिया जाए, चपका दिया जाए तो कंटिन्यूअस सर्किट बन जाएगी, और कंटिन्यूअस सर्किट बनेगी तो फिर ऑब्वियस है कि इससे धारा बहना शुरू हो जाएगी। लेकिन धारा तो बहेगी जरूर कंटिन्यूअस सर्किट होने के कारण, लेकिन फिर वो कंडेंसर चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों आपने सटा दिया, और दोनों सटा दिया तो ये कैपेसिटर रह ही नहीं गया, इसलिए कैपेसिटर नहीं रह गया तो कैसे ये चार्ज हो? तो देखिए यह कमी कैसे पूरी होती है। कंडेंसर के प्लेट के ऊपर चार्ज एक एक करके, पहले चार्ज 0 था, बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक चार्ज के बढ़ने की दर हो जाती है dq/dt। हाउ द चार्ज इज वेरिंग इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब चार्ज आता है तो आप जानते हो कंडेंसर के प्लेट के ऊपर जब चार्ज आता है तो उसके संगत एक पोटेंशियल डेवलप करता है, Q प्रोपोर्शनल टू V इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
और v में डिस्टेंस का भाग दे दिया जाए, डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो इसलिए चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और किस तरह से ये संबंधित होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of the capacitor is equal to sigma divided by epsilon. Say there is a dielectric material in between the plates of the condenser, either completely filled up or partially filled up. Epsilon है, यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, एयर है, तो इप्सिलॉन की जगह पर इप्सिलॉन 0 लिखेंगे। ये ऊपर सिग्मा जो आपने लिखा क्या है, सिग्मा is the charge density, ये चार्ज डेंसिटी कहलाता है, आवेश पृष्ठ घनत्व on the plates of the capacitor, on the plates of the capacitor, plates of the capacitor। और चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अर्थ इसका हुआ दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, या थोड़ा सा इंगित कर दे रहा हूं, इसको इंटरमीडिएट में पढ़ रखे हैं आप। सिंगल प्लेट के कारण जो फील्ड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू याद होगा, इंटरमीडिएट में आपको सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0 आता है। एक प्लेट को पॉजिटिव किया जाए, दूसरे को नेगेटिव किया जाए, आमने सामने रख दिया जाए, तो फिर दोनों के बीच में फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई इप्सिलॉन हो जाती है, अदरवाइज सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन होता है। तो इसलिए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाई इप्सिलॉन, Q is the charge on the plates of the capacitor per unit area, Q by A, where sigma is equal to Q by A। Q क्या है, Q is the charge on the plates of the capacitor, A is the area of the plates, लिख लो इसको भी, Q charge on the plates of capacitor, on the plates of capacitor, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में, यदि इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज आएगा, ये क्यू की वैल्यू है। एंड ए इज एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट की एरिया। और आपने कहा चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पता चल गया क्यू, एरिया है ए, तो ये हो गया क्यू बाई ए, एंड क्यू बाई ए इसी को आप चार्ज डेंसिटी कहते हैं। 10 सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो सिग्मा की जगह पर आपने लिख दिया क्यू बाई ए। इस एक्सप्रेशन को फिर लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1 बाई इप्सिलॉन ए क्यू। अब मैंने कहा प्रोसेस क्या होता है, जब चार्जिंग की जाती है तो कंडेंसर के प्लेट के ऊपर पहले 0 चार्ज था, पहला चार्ज आया, दूसरा आया, तीसरा आया, बढ़ता गया, और कंडेंसर के प्लेट के ऊपर चार्ज की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है टिल इट इज फुल्ली चार्ज, कंप्लीटली चार्ज। जब तक चार्ज पूरा नहीं हो जाता ये बढ़ता ही जाता है। जैसे मान लो उदाहरण, एक ट्रक है, ट्रक पे 300 बोरे लादे जा सकते हैं, तो पहले ट्रक बिल्कुल खाली था, पहला बोरा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तब तक बोरे आते जाएंगे जब तक ट्रक के ऊपर 300 बोरे नहीं हो जाएंगे।
और जैसे ही 300 बोरा हो जाएगा, ट्रक को हम मानेंगे कि ट्रक की यही कैपेसिटी है, ट्रक फुल्ली लोडेड हो गया है, ऐसी स्थिति। तो कंडेंसर पे भी पहले कोई चार्ज नहीं था, चार्ज आना शुरू हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और तब तक चार्ज बढ़ता रहेगा जब तक कि कंडेंसर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाएगा। तो इसलिए Q will change with the time। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया Q की वैल्यू 0 थी, अब टाइम बढ़ रहा है तो Q बढ़ता हुआ जा रहा है। सो Q इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, Q की वैल्यू बढ़ती हुई चली जा रही है समय के साथ। तो इसलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू 1 बाई इप्सिलॉन ए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक, 1 by epsilon a delta q by delta t on the right hand side, this is equal to delta e by delta t। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, इसमें देखिए एक चीज आपका परिचित दिख रहा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा, द करेंट। एंड देयर बाई दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1 by epsilon a, the current, I is the current, and I is equal to delta q by delta t, the rate of flow of charge। तो डेल्टा q by delta t की जगह पर आपने करंट लिख ली। अब फिर इसमें न्यूमरेटर में करंट है I, डिनोमिनेटर में A है, द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। I बाई A को क्या कहेंगे? करंट पर यूनिट एरिया। और करंट पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। ये इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा और यही नोटेशन का प्रयोग भी करते हैं। एंड करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J, तो डेल्टा E बाई डेल्टा T दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन एंड I बाई A इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J। J इज द करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। एक ये धारा घनत्व धारा से संबंधित होता है। I बाई A को हम J कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। I को करंट कहते हैं। मैं यहां से फिर बता दूं, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, प्रति सेकंड कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है वह धारा कहलाता है। और I बाई A करंट पर यूनिट एरिया, ये धारा घनत्व करंट डेंसिटी कहलाता है। J से इसको लिखा जाता है। I और J के बीच में थोड़ा डिस्टिंक्शन आपको बता दें, एक डायरेक्टली करंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भी करंट का रिप्रेजेंटेटिव है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन I जो है स्केलर क्वांटिटी, करंट I इज द स्केलर क्वांटिटी, J जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। I बाई A यह दोनों करंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी J इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर इससे हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इधर गुणा हो गया, डेल्टा E बाई डेल्टा टी। या इसको फिर लिख सकते हो, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन E, एप्सिलॉन E, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन को चाहे बाहर लिख लो डिफरेंशिएशन के, या एप्सिलॉन को अंदर लिखो, मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। सो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा बाई डेल्टा टी एप्सिलॉन E। अब हम जानते हैं यह कुछ चीजें जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर यूज किया, इस फिगर को हम फिर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको हम नहीं मिटा रहे हैं अभी।
इसमें जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं वेयर इन इक्वेशंस को लिखने में, मैंने अलग अलग लिखना भी लिख सकते हो, मैंने सोचा सब इकट्ठा लिखेंगे। वेयर आई द करंट इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आपने इसका उपयोग यहां किया, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए यहां उपयोग किया। नेक्स्ट इज जे इज इक्वल टू आई बाई ए is the current density, or and we know epsilon E, जो अभी लास्ट एक्सप्रेशन हम लोगों ने डेवलप किया है, epsilon E, this epsilon E is known as the displacement vector D, डाइलेक्ट्रिक्स। अब आपके कोर्स में नहीं है, पहले डाइलेक्ट्रिक्स हुआ करता था, तब इसको डिटेल में हम पढ़ते थे। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, it is equal to epsilon E, we know, and D is equal to epsilon E, तो इसका प्रयोग कर लें तो J is equal to डेल्टा बाई D, D is equal to epsilon E बाई डेल्टा T। तो या तो J की वैल्यू इससे लिखी जाए या J की वैल्यू ऐसे लिखो, इप्साइलन डेल्टा E इस एक्सप्रेशन से, इप्साइलन डेल्टा E बाई डेल्टा T। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया सिंपल मैथमेटिक्स से यूज करते हुए। अब इसका जरा सा अर्थ निकाल लिया जाए कि क्या है। J इज द करंट डेंसिटी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को भी करंट डेंसिटी ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड को भी करंट डेंसिटी ही होना चाहिए। और इस करंट डेंसिटी को जो राइट हैंड साइड में आता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जेडी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, एंड जेडी इज इक्वल टू इप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। जेडी इज इक्वल टू इप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड करंट डेंसिटी है, इसलिए राइट हैंड साइड को भी करंट डेंसिटी होना चाहिए। लेकिन जो हमको करंट डेंसिटी जिससे हमारा परिचय है, करंट डेंसिटी को हम जानते हैं, इट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, आई बाई ए। कन्वेंशनल करंट डेंसिटी कह सकते हो, पहले एक ही करंट डेंसिटी जानते थे जे को, तो उसको कन्वेंशनल करंट डेंसिटी कह सकते हो। और अब एक नया करंट डेंसिटी और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि इप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी इट इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इस डिस्प्लेसमेंट इसका नाम होने के कारण इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो दो तरह की करंट डेंसिटी हो गई, एक हो गई कन्वेंशनल करंट डेंसिटी, कन्वेंशनल करंट डेंसिटी एक हो गई, और दूसरी हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। कन्वेंशनल करंट डेंसिटी इज J, displacement current density is JD, and JD is equal to this much, and thereby we have J is equal to JD. J is equal to JD. Conventional current density J, it is equal to displacement current density JD, where JD is equal to, where JD it is equal to इप्सिलॉन इससे डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, इसी को आपने कहा है। और डायमेंशनली निकालो, ई की वैल्यू, टी की वैल्यू, डायमेंशन, इप्सिलॉन के डायमेंशन रखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का ही डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन आता है, और इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। चाहे इससे लिखा जाए या जेडी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी।
तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी, और ये कन्वेंशनल करंट डेंसिटी है जे, और ये कन्वेंशनल करंट डेंसिटी जे एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी, they are related in such a way that both are equal to each other. J is equal to JD. यहाँ पर करंट का के फॉर्म में लिखना चाहो तो एरिया से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन बन जाएगा I is equal to ID. I is equal to ID. क्या किया इस इक्वेशन में? कुछ नहीं किया, दोनों तरफ एरिया ऑफ द प्लेट से गुणा कर दिया, तो J इज इक्वल टू I. सिमिलरली JD को भी डिफाइन कर दो इस टर्म में, तो JD विल बिकम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट ID डिवाइडेड बाय एरिया. तो एक नई चीज हमको पता चली, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कब उत्पन्न होती है? when there is a variation in the value of electric field with respect to time. परमानेंट स्टैटिक केस यदि हो जाए, the electric field is not changing with respect to time, तो डेल्टा E बाई डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, JD की वैल्यू 0 आएगी. और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में द वैल्यू फॉर JD विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0. वेरिंग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का केस ले लेंगे तो उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, द वैल्यू फॉर displacement current density will be finite such that J is equal to JD or I is equal to ID. कन्वेंशनल करंट डेंसिटी की परिभाषा हो गई J is equal to कन्वेंशनल करंट बड़े एरिया, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट, एंड J is equal to JD. तो ये जनरल फॉर्म हो गया. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है तो JD की वैल्यू आएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू आएगी. और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में समय के साथ कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है तो वैल्यू फॉर JD, द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू 0. ये 0 हो जाएगा. तो इस की मदद से अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो. कंडेंसर के प्लेट के ऊपर चार्ज आता है तो फील्ड डेवलप करता है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. जैसे जैसे चार्ज की संख्या बढ़ती है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बदलती जाती है. तो तार से कन्वेंशनल करंट I फ्लो करता है, और कंडेंसर के प्लेट के बीच में जहां आप कह रहे थे दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, आइसोलेटेड है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इससे बहती है ID. और ID क्यों बहती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ID, एंड ID विल बी इक्वल टू JD इनटू एरिया. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, और इस तरह से जब तक ये परिवर्तित होता रहेगा तब तक ID बहेगी. यदि परिवर्तन रुक जाए, शून्य हो जाए, तो ID की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सर्किट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, धारा नहीं बहेगी. और इसीलिए आपने एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्ड किया है, नापा है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जब तक करंट तभी तक बहती है जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करती है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्थायी हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, धारा का बहना बंद हो जाता है. या जब तक कंडेंसर के ऊपर चार्ज बढ़ता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट बहेगी कंडेंसर के प्लेट्स के बीच में, ड्यू टू द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सच दैट I की वैल्यू ID के बराबर होगी, और फिर इधर
आई निकल जाएगी, आईडी की मदद से सर्किट कंप्लीट हो जाती है और चार्जिंग करंट बहती है। ऐसे ही जब फुल्ली चार्ज कंडेंसर हो और डिस्चार्ज कराने की कोशिश की जाए तो फिर चार्ज की वैल्यू समय के साथ बदलेगी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू, नेगेटिव घटना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी तो फिर एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी उत्पन्न होगा या फिर एक करंट आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट बहेगी तो जो नापी जा सकती है डिस्चार्जिंग करंट के रूप में, और इसी आईडी की मदद से चार्जिंग करंट भी नापा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो इस करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी को। आईडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट और आईडी के लिए एक्सप्रेशन ये लिखी JD is equal to ID by A and thereby ID is equal to JD into area of the plate। और इस तरह से धारा डीसी चार्ज सोर्स से कंडेंसर को चार्ज करने के बावजूद इससे धारा बहती रहती है। तो ये एक नई फैक्ट आप जाने, अब तक केवल कन्वेंशनल करंट से परिचित थे, लेकिन अब एक नए करंट को और जाने, डिस्प्लेसमेंट करंट। आपसे यही पूछ दिया जाए डिस्प्लेसमेंट करंट कब बहती है, क्या उत्तर दोगे? डिस्प्लेसमेंट करंट तब बहती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ परिवर्तित होती है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ परिवर्तन न हो रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 होगी। डीसी और एसी में अंतर यही है, डीसी में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थायी होता है, स्टैटिक होता है, बदलता नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट डीसी सर्किट में 0 होगी, केवल उसी समय प्रवाहित होगी जब कंडेंसर फुल्ली चार्ज हो रहा हो। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में समय के साथ परिवर्तन होगा डीसी के केस में भी तो एक करंट बहेगी जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। लेकिन एसी एक ऐसी लाइन है जो समय के साथ साइन वेव के कारण इसमें सदैव बदलती रहती है, E = E0 sin ओमेगा t सदैव बदलती रहती है, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट एसी में तो बहेगी ही बहेगी और सदैव बहती रहेगी, और डीसी में केवल उस समय बहेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट मिलता है। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज वन न्यू थिंग यू हैव कम टू नो। अच्छा, ऑलरेडी मैक्सवेल्स इक्वेशंस को डेवलप करने में पहले इलेक्ट्रिसिटी को अलग माना जाता था, मैग्नेटिज्म को अलग माना जाता था। इलेक्ट्रिसिटी में जो लोग काम करते थे, चार्ज के साथ जो काम करते थे, वो उसके संगत इक्वेशंस डेवलप किए हुए थे। मैग्नेटिज्म में जो काम किए थे वो मैग्नेटिज्म के संदर्भ में इक्वेशंस डेवलप किए हुए थे। तो जो ऑलरेडी बेसिक लॉज हैं, मैं एक नियम के बारे में आपको बता दूं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपने पढ़ा रखा है इंटरमीडिएट में। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फंडामेंटल लॉ है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्जेस के साथ कार्य करते हैं, स्टैटिक चार्जेस के साथ काम करते हैं, वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। और मैं थोड़ी चीज और बता दूं, यही चार्ज जब चलने लगता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू फाइनाइट हो जाती है, चार्ज बदलने लगता है समय के साथ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आता है, तो यही करंट बन जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसीलिए कहलाता है चार्जेज स्थिर हैं,
चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्टैटिक है, तो इसलिए कहते हैं इसको गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द सरफेस एरिया ऑन व्हिच द फ्लक्स इज बीइंग कैलकुलेटेड, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में इंटरमीडिएट में काफी पढ़ रखा है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली E डॉट ds, तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the surface। मैं लिख देता हूं, ये गॉस लॉ कहलाता है। द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मान लो यह सरफेस आपने कंसीडर किया, ds स्मॉल एलिमेंटल एरिया, ds हैज बीन कंसीडर। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। ब्लैक बोर्ड के तल में यह स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds कंसीडर किया गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। तो इसीलिए देखो नॉर्मल जो चोजन एलिमेंटल एरिया है उसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हो गया द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड with a closed surface, with a closed surface। के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके बहुत लेंदी हैं। जैसे आप अगर डिवाइड तो थोड़ा सा करते हैं परिवर्तन, तो डिवाइड आसान थोड़ी है। ये डिवाइड टोटल में नॉर्मल पॉइंट लगेगा, इलेक्ट्रिक फिर आगे फ्लक्स, सॉल्व यदि करेंगे, इलेक्ट्रिक इसके फील्ड बाद ई पता है चलेगा कि नहीं तो ये चलेगा। ds सही सॉल्व करेंगे, एसोसिएटेड गलत विद सॉल्व दिस करेंगे, स्मॉल ऐसे ये नहीं एलिमेंटल एरिया, डिसाइड प्लेन नहीं करा होगा। नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल इसको एलिमेंटल हम एरिया ट्रिक से से नहीं, सॉल्व करेंगे। एक और है, इसको क्रॉस एसोसिएटेड विद ए मल्टीप्लाई क्लोज करके भी सरफेस, कर सकते हैं, तो उसको भी सरफेस हम मस्ट बी क्वेश्चंस में क्लोज। डिस्कस करेंगे। क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई का कमरा है मतलब 5 का 7 में करेंगे तो तो 35 कमरे और का 3 का 6 में करेंगे फर्श, 18, छत, यानी कि चारों दीवारें और खिड़की दरवाजे सब बंद होने चाहिए, कोई चीज खुला नहीं रहना चाहिए। एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस, क्लोज का अर्थ ये, और उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस, तो ये इंटीग्रेशन जो आप करेंगे निकालेंगे क्लोज सरफेस के ऊपर, एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 times epsilon 0 is the permittivity of air, space or vacuum, तो 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the surface, enclosed within the surface। ये है स्टेटमेंट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस स्टेट्स दैट, ये भी लिखना पड़ता है। 2 नंबर का सवाल छोटा सा गया, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गिव इट्स स्टेटमेंट। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट the total normal electric flux associated with a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the surface। मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखेंगे, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो E डॉट ds, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप पढ़े हो B इंटू ds, B मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डॉट ds आपने कर दिया तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होगा तो एंगल मैक्सिमम मिलेगा। तो E डॉट ds टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए एलिमेंटल एरिया ds, एलिमेंटल एरिया न लेकर के हम टोटल एरिया लेते हैं, तो दिस इज ए सरफेस इंटीग्रल
ओवर द सरफेस एंड सरफेस मस्ट बी क्लोज। तो क्लोज करने के लिए इस पर एक सर्किल लगा देते हैं। तो जो स्टेटमेंट लिखा है, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस, तो ये हो गया। मैथमेटिकली यहां तक ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 1/ε0 द परमिटिविटी ऑफ एयर स्पेस और वैक्यूम, द टोटल चार्ज enclosed within the surface and total charge is q. q is a charge and it is not a single charge, there may be number of the charges. तो नंबर ऑफ चार्जेज होंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए उनको ऐड कर लेंगे, तो समेशन ऑफ ऑल सच चार्जेज विच आर इंक्लूड विद इन द सरफेस, ये गॉस लॉ के अनुसार ये इक्वल होते हैं द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a closed surface is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within the surface. तो यह एक बेसिक लॉ है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा मैक्सवेल इक्वेशन को डेवलप करने में। और ऐसे ही मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, तो 4 बेसिक लॉज हैं जिनका प्रयोग करते हैं। तो और 3 लॉ क्या है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।